नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेटेड स्टडी में। यहाँ हम सिर्फ वही पढ़ते हैं जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होता है, और जो भी पढ़ते हैं हम वो MCQs के ज़रिए पढ़ते हैं। तो ये हमारा इस चैनल का सेकंड वीडियो है, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करते रहिएगा। यदि आपको कोई इशू है तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। यहाँ हम जो भी पढ़ेंगे वो MCQs के ज़रिए पढ़ेंगे, लेकिन विथ फुल एक्सप्लेनेशन। हम हर क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन देखने के बाद ही आगे की क्वेश्चन देखेंगे। तो ये हमारा इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है। यहाँ हमें दिया गया कि हड़प्पावासी किस वस्तु का उत्पादन सर्वप्रथम थे। किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो क्या वे मुद्राओं के उत्पादन में सर्वप्रथम थे, क्या वे कांसे के औजार में सर्वप्रथम थे, या कपास के उत्पादन में, या जौ के उत्पादन में? तो वो सबसे ज़्यादा उत्पाद किस वस्तु का करते थे? सबसे ज़्यादा उत्पादन करते थे वो कपास का। इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। यहाँ जो हमें एक्सप्लेनेशन दिया गया है, इसमें कपास की खेती सर्वप्रथम हड़प्पावासी द्वारा शुरू किया गया था, क्योंकि कपास का जो उत्पादन है सर्वप्रथम हड़प्पा में ही मिला है। इससे पहले विश्व में कहीं भी कपास का उत्पादन नहीं देखा गया। अब तक के जो साक्ष्य हमें मिले हैं उसमें सबसे पुराना साक्ष्य जो हमें मिला है वो हड़प्पा सभ्यता का ही है। हड़प्पावासी कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। ठीक, देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन। अगला जो हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? हड़प्पा सभ्यता की जो खोज की गई थी वो सर्वप्रथम किसने की गई थी? तो जो सर जॉन मार्शल हैं, R.D. बनर्जी हैं, या A. कलिंगम है, या दयाराम साहनी जी हैं? तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है वो है दयाराम साहनी जी। दयाराम साहनी जी ने की थी, लेकिन जो पुरातत्व विभाग था उसका अध्यक्ष मतलब उसका हेड कौन था? सर जॉन मार्शल। सर जॉन मार्शल के जो उसके हेड थे उनके निरीक्षण में रहते हुए, मतलब उनके आदेश पे, उनकी अनुमति के आधार पर ही दयाराम साहनी ने उसकी सभ्यता की सर्वप्रथम खोज की थी। सर्वप्रथम खुदाई इनने ही की थी, लेकिन इनके निरीक्षण में की गई थी। ठीक, तो ये जो हमें एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज 1921 में दयाराम साहनी और माधव स्वरूप बस ये भी एक इम्पोर्टेंट नाम है। यदि आप रेलवे के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के उठा के देखते हैं तो उसमें हमें एक ऑप्शन दिया गया था दयाराम साहनी, और सेकंड ऑप्शन हमें दिया गया था माधव स्वरूप बस। अब उसमें पूछा गया था कि इसमें से खोजकर्ता कौन थे? तो पहला था A सही है, या B सही है, या A और B दोनों सही हैं, या A और B दोनों ही गलत हैं। तो अगर हम सिर्फ दयाराम साहनी जी को याद रखते हैं तो हम ये लगा के आते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? A और C। A और B दोनों सही है। इसका मतलब माधव स्वरूप बस भी बराबर ही थे उनके, लेकिन आगे दयाराम साहनी जी का नाम आता है। हड़प्पा सभ्यता की खोज प्रथम स्थली हड़प्पा है, मतलब जो हड़प्पा सभ्यता खोजी गई थी उसमें सबसे पहला स्थान खोजा गया था। वो स्थान कौन सा है? हड़प्पा। जो कहाँ स्थित है? हड़प्पा जो शहर है, हड़प्पा सभ्यता का हड़प्पा शहर सर्वप्रथम खोजा गया था, और ये कहाँ स्थित है? मोंटगोमरी ज़िले में, पंजाब, वर्तमान पाकिस्तान में स्थित है। यदि आपको प्रेजेंट में हड़प्पा जाना है तो उसके लिए आपको पाकिस्तान जाना होगा। फिर पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में, पंजाब प्रांत का ज़िला मोंटगोमरी। ठीक, सर जॉन मार्शल जो हमने पीछे देखा है उनके निर्देशन में हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन किया गया था। ये नाम हम यहाँ पीछे देख चुके हैं, सर जॉन मार्शल। ठीक, तो यही है, सर जॉन मार्शल के निर्देशन में हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन कार्य शुरू किया गया। ठीक, अगला जो हमारा क्वेश्चन है, यहाँ हमसे क्या पूछा गया है? तो यहाँ हमसे पूछा गया है कि सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर यानी कि बंदरगाह कौन सा था? तो क्या कालीबंगन बंदरगाह था, या लोथल बंदरगाह था, या रोपड़, या मोहनजोदड़ो? तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर है वो है लोथल। सिंधु सभ्यता में सबसे फेमस जो बंदरगाह है वो हमारा लोथल है। ठीक, तो देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। लोथल हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, पत्तन नगर यानी कि बंदरगाह है जिसका क्षेत्रफल ये दिया गया आपको 214 × 36 × 3.3 मीटर। देशपुर और सुरकोटड़ा बंदरगाह भी हैं, ये आपको मिलेगा SSC के क्वेश्चन में। SSC के क्वेश्चन में दिए गए थे कि इनमें से कौन सा बंदरगाह नहीं है? एक लोथल, एक देशपुर और एक सुरकोटड़ा
और एक कोई अदर ऑप्शन दिया गया था। तो यहाँ ये तो सबको मालूम था कि लोथल है, लेकिन कौन सा नहीं है। ये क्वेश्चन ने इस क्वेश्चन ने सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़ किया था कि कौन सा ऑप्शन नहीं है इसमें से। तो ये भी याद रखने लायक पॉइंट है कि देशपुर और सुरकोतड़ा बंदरगाह भी हैं जो हड़प्पा सभ्यता में ही हैं। एक और है अलदीडो करके है, कुछ अल से नाम स्टार्ट होता है उसका। मोहनजोदड़ो का अर्थ मृतकों का टीला है। ये भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा SSC वगैरह में कि मोहनजोदड़ो शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है, मृतकों का टीला। देखते हैं आगे की तरफ। आगे जो हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि पैमानों की खोज से यह सिद्ध किया गया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। मतलब पैमानों की खोज से ये तो फिक्स हो गया कि वो नाप तौल से परिचित थे, लेकिन यह खोज हुई कहाँ थी। मतलब ये नाप तौल के जो पैमाने वगैरह हैं वो कहाँ मिले। तो कालीबंगा में मिले, नहीं मिले। हड़प्पा में नहीं, और चनहुदड़ो में भी नहीं। ये मिले हमें लोथल में। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है हमारा, लोथल। ठीक, देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। इसमें हमें क्या दिया गया कि पैमानों की खोज से यह सिद्ध हो गया कि हड़प्पावासी नाप और तौल से परिचित थे। ठीक, यह लोथल की खोज से प्रमाणित होता है। ये कहाँ पर हुई थी खोज, जो लोथल बंदरगाह है वहाँ पे पैमानों की खोज की गई थी। तो इससे हम ये आइडिया लगा सकते हैं कि जब वो एक जगह से दूसरी जगह वस्तु को भेजते होंगे तो नाप तौल के जरिए ही भेजते होंगे, क्योंकि वो बंदरगाह था। बंदरगाह से कोई भी सामान एक्सपोर्ट होता है, इम्पोर्ट होता है। तो इस बात को हम यहाँ से समझ सकते हैं। ठीक, हड़प्पावासी 16 से गुणज का प्रयोग अधिक करते थे। 16 से गुणज मतलब जैसे 16, 32 इस तरह के उनके पैमाने होते थे। 16, 32 के आगे भी आप जा सकते हैं। 48, 64 ऐसे आगे तक आप जा सकते हैं। ठीक है, 8 का गुणज या 16 का गुणज, 8 का गुणज भी माना जाता है। इसमें एक ऑप्शन आता है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि हड़प्पाकालीन सभ्य समाज किन वर्गों में विभक्त था। ये क्वेश्चन आपको पक्का कंफ्यूज करने वाला है, क्योंकि यहाँ शिकारी, पुजारी, किसान या क्षत्रिय। शिकारी, पुजारी मतलब मंदिर के साक्ष्य वगैरह, तो यहाँ पुजारी वगैरह कुछ नहीं थे। ठीक, अब दूसरा ऑप्शन हमें दिया गया है कि विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। विद्वान थे, योद्धा भी थे, कुछ हद तक योद्धा थे, क्योंकि खुद की रक्षा करने के लिए योद्धा थे वहाँ पे। और व्यापारिक या श्रमिक, व्यापारी भी थे क्योंकि उनका पूरा जो इकोनॉमी थी वो पूरी व्यापार पर ही बेस्ड थी। श्रमिक भी थे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, मतलब ये जो वर्गीकरण है ये आपको ऋग्वेद के 10वें मंडल में जाके मिलता है। तो ये तो हो ही नहीं सकता बिल्कुल भी। और राजा और सैनिक, ये अवधारणा तो काफ़ी टाइम बाद आई है, क्योंकि वहाँ कोई राजा होता ही नहीं था। मतलब जो साक्ष्य मिले उनके आधार पर। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक, ये समाज के जो वर्ग थे वो इस बेस पे थे। मतलब समाज का जो वर्गीकरण किया गया था वो विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक के आधार पर किया गया था। देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। इसमें हमें क्या दिया गया कि हड़प्पाकालीन समाज विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक वर्ग में विभक्त था। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। सिंधु सभ्यता का सर्वप्रथम उपयुक्त नाम क्या है। सिंधु सभ्यता का उपयुक्त नाम क्या है। क्या हड़प्पा सभ्यता है, सिंधु सभ्यता है, या सिंधु घाटी सभ्यता है, या इनमें से कोई नहीं। तो ये नाम आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले खोज किस स्थान की गई थी। सबसे पहले खोज की गई थी हड़प्पा की। इसका मतलब है कि इस सभ्यता का उपयुक्त नाम, सर्वाधिक उपयुक्त नाम, ये हमारा होगा हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, आई होप आपको अभी क्लियर हो गया होगा। क्योंकि अगर यहाँ क्वेश्चन पूछा जाता है तो हम इसको सिंधु सभ्यता भी कहते हैं, सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहते हैं, सप्त सैंधव सभ्यता भी बोलते हैं इसको, लेकिन सर्वाधिक उपयुक्त नाम हम हड़प्पा सभ्यता ही कहते हैं। ठीक, यहाँ आपको ये एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम हड़प्पा सभ्यता माना गया है। इस सभ्यता के लिए साधारणतः 3 नामों का प्रयोग होता है। एक सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता। ठीक, इंडस वैली सिविलाइजेशन बोलते हैं इसको इंग्लिश में। लेकिन जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें हमें क्या पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा लक्षण सभ्यता के लोगों में सही चित्रण करता है। सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है। अब
जो सिंधु घाटी सभ्यता थी इसमें इनके लोगों का सही चित्रण देखना है हमें। तो यहाँ अगर हम देखें कि उनके विशाल महल और मंदिर होते थे, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ऐसे हमें कोई भी साक्ष्य नहीं मिले हैं। तो अगर हम ऑप्शन नंबर ए को हटाते हैं, मतलब ये कट गया और ये कट गया, ठीक है। वे देवी और देवताओं दोनों की पूजा करते थे, ये सही है, क्योंकि हमें जो मातृसत्तात्मक समाज था वहाँ पे, और जो पशुपतिनाथ हैं उनकी भी पूजा होती थी। तो इसका मतलब है कि ये वाला ऑप्शन हमारा सही है। और थर्ड जो हमें दिया गया स्टेटमेंट, इसमें क्या पूछा गया कि वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे। रथ का साक्ष्य हमें खिलौने के रूप में ज़रूर मिला है, लेकिन वो घोड़ों के द्वारा खींचे गए रथ का प्रयोग करते थे या वो लड़ाई झगड़े करते थे, ऐसा हमें कोई साक्ष्य नहीं मिला है कि उनके युद्ध के कोई औजार वगैरह मिले हों। तो ऐसा कुछ भी नहीं मिला है हमें। तो इस स्टेटमेंट को भी हम गलत कहेंगे, इसको भी गलत कहेंगे। केवल कौन सा सही है हमारा? ऑप्शन नंबर 2, मतलब ऑप्शन नंबर ए सही है, स्टेटमेंट 2। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए। देवी माता या मातृ देवी की पूजा सिंधु घाटी सभ्यता का एक विशिष्ट लक्षण था, ठीक है। पुरातात्विक साक्ष्यों से प्राप्त मातृ देवी की मृण मूर्तियों से इस बात का ज्ञान होता है। मतलब यहाँ मातृ देवी की पूजा होती थी और पशुपतिनाथ जी की भी पूजा होती थी, ये हम साक्ष्यों के आधार पर कह सकते हैं, लेकिन कोई युद्ध या मंदिर वगैरह के हमें कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं। तो देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन। अगला जो हमारा क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में की गई थी? तो ये की गई थी दयाराम साहनी जी के द्वारा 1921 में। ये तो आपको एकदम से रटा हुआ होगा ही पहले से, ठीक। सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज 1921 में सर दयाराम साहनी जी के द्वारा माधव स्वरूप बस्य के द्वारा की गई थी। हड़प्पा सभ्यता की खोज प्रथम स्थल हड़प्पा, ये हम पहले देख चुके हैं इस स्टेटमेंट को। तो देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन हमें दिया गया है कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है उन्हें। अब यहाँ हमें स्टेटमेंट दिए गए, इसमें देखना है कि कौन सा सही है। उन्हें अश्वमेध की जानकारी थी, अश्वमेध एक यज्ञ होता है, इसकी जानकारी थी। तो ये हमें कन्फर्म ही नहीं हो पाया, क्योंकि उनकी हमने लिपि वगैरह कुछ पढ़ी ही नहीं है, तो हमें इसके बारे में कुछ पता ही नहीं है। गाय उनके लिए पवित्र थी, ये नहीं थी, ये वैदिक युग में जाके पवित्र हुई थी, लेकिन हड़प्पा सभ्यता में ये पवित्र नहीं थी। हड़प्पा सभ्यता में इस गाय का इतना महत्व नहीं था जितना वैदिक युग में था। उन्होंने पशुपति का सम्मान आरंभ किया, ये बात सत्य है। पशुपतिनाथ की जो सबसे पहली जो सिक्के पर अंकित जो उनकी मूर्ति है, वो सबसे पहले हमें हड़प्पा सभ्यता में मिलती है, ठीक है। उनकी संस्कृति सामान्यतः स्थिर नहीं थी, ये बात गलत है। उनकी संस्कृति स्थिर थी, क्योंकि वो एक अर्बन एरिया था, मतलब एक शहरी और विकासशील क्षेत्र था। तो उनकी संस्कृति स्थिर थी। मतलब स्थिर नहीं होती है तो वो कौन सी जनजाति होती है? एक यायावर टाइप की जनजाति होती है, वो इधर से उधर घूमते रहते हैं, खाना बदोश बोलते हैं उनको हम। लेकिन वो ऐसे नहीं थे, वो एक शहरी सभ्यता थी, ठीक। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर है वो क्या होगा? उन्होंने पशुपति जी का सम्मान आरंभ किया, ठीक है। एक्सप्लेनेशन में हमें क्या दिया है कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सील पर 3 प्रमुख देवता पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है। पशुपतिनाथ की, जैसे यहाँ अगर हम बनाएं, यहाँ पशुपतिनाथ की मूर्ति, ये पालती मार के बैठे हुए, उनके चारों ओर हाथी, गैंडा, चीता और भैंस, ये आपको ऑप्शन में देखने को मिल जाएंगे कि इनमें से कौन सा नहीं है विराजमान है। इनके चारों ओर जो मिलेंगे, ये सब मिलेंगे, हाथी, घोड़ा नहीं है इसमें, हाथी, गैंडा, चीता और भैंसा, ठीक है। और नीचे की तरफ इसमें 2 हिरण भी मिलते हैं, यहाँ सब साइड में खड़े होते हैं हिरण, और ये इनमें से 2 इधर होते हैं, 2 इधर होते हैं, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला जो हमें प्रश्न दिया गया है कि हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी। अब उनकी जो सामाजिक पद्धति थी वो जाति आधारित थी? बिल्कुल नहीं, जाति वगैरह वहाँ कुछ था ही नहीं। वर्ण आधारित थी? नहीं। दास और श्रमिक जैसा भी कोई रोल नहीं था वहाँ थी। उचित समतावादी, जहाँ तक जो साक्ष्य मिले हैं उनके आधार पर उनके समाज की जो पद्धति है उसको उचित समतावादी पद्धति कहा जाता है। तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर होगा उचित समतावादी, ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं इसकी व्याख्या। वैसे यह प्रश्न अभी विवाद का विषय बना हुआ है, क्योंकि इनकी जो लिपि है वो हमसे पढ़ी ही नहीं गई है अभी तक, तो इसका कुछ मतलब क्लियर हुआ ही नहीं है अभी तक। फिर भी चूँकि हड़प्पावासी वाणिज्य की ओर अधिक अग्रसर थे,
आकर्षित थे। इसीलिए ऐसा माना जाता है कि संभवतः हड़प्पा सभ्यता का शासन वणिक वर्ग के हाथ में था। उचित समतावादी थे। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमें दिया है कि सिंध का नखलिस्तान बाग, सिंध का नखलिस्तान या बाग हड़प्पा सभ्यता में किस पुरातन स्थल को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है मोहनजोदड़ो को। सिंध का नखलिस्तान, मृतकों का टीला, ये सारे नाम मोहनजोदड़ो के ही हैं। मोहनजोदड़ो को सिंध का बाग, मुर्दों का टीला, नखलिस्तान भी कहा जाता है। ये तीनों नाम है, इसको आप एक दो बार आप पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएंगे। हड़प्पा सभ्यता में संपूर्ण क्षेत्र, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? तो ये हम पहले वाली वीडियो में इसको समझ चुके हैं कि इनका जो आकार था वो था त्रिभुजाकार। इनकी जो सभ्यता थी वो थी त्रिभुजाकार। यहाँ देखिए, ये आप इसका आंसर है त्रिभुजाकार। यहाँ अगर आप देखें तो ये आलमगीरपुर, अगर आपको नहीं दिख रहा हो तो आलमगीरपुर, यहाँ हमें दिया जाता है दाइमाबाद, और सूतकांगेडोर इधर है, और ये है मांडा। तो अगर हम इसको मैच करते हैं तो ये हमारा ट्रायंगल बनता है एक तरीके से। जैसे आप यहाँ जाते हैं और यहाँ के बाद यहाँ आते हैं, क्योंकि जो ये आलमगीरपुर है वो तो ये इसी लाइन में आ जाता है, तो ऐसे करके ये बनता है एक हमारा ट्रायंगल। तो हड़प्पा सभ्यता का जो आकार था, संपूर्ण क्षेत्र का आकार, वो कौन से शेप में था? लगभग ट्रायंगल, मतलब लगभग त्रिभुजाकार था। इसका फैलाव उत्तर में मांडा, यहाँ हम देख चुके हैं, ये मांडा दिया गया है हमें, ये देखिए इधर ये मांडा, और मांडा रावी नदी के तट पर, मांडा से लेकर दक्षिण में दाइमाबाद, दक्षिण में दाइमाबाद देखा हमने, पश्चिम में बलूचिस्तान के मकराना समुद्री तट से सूतकांगेडोर, पाक के सिंध प्रांत से लेकर उत्तर पूर्व में आलमगीरपुर के हिरण्य नदी है तक, मेरठ और कुरुक्षेत्र तक था। प्रारंभिक विस्तार जो प्राप्त था उसमें संपूर्ण क्षेत्र त्रिभुजाकार था, लेकिन बाद में कुछ क्षेत्र मिलते गए तो उसका आकार थोड़ा हमें बिगड़ा हुआ सा लगता है। लेकिन जब यहाँ अगर हम देखें, आलमगीरपुर और दाइमाबाद था हमारा इधर, अभी है नीचे इसमें मैप में कट गया है नीचे, और ये हम सूतकांगेडोर देखते हैं। तो जो पहले जो क्षेत्र मिले थे उनके आधार पर इसका आकार कैसा बनता था? त्रिभुजाकार। लेकिन अभी जो नए नए क्षेत्र इधर उधर मिलते जा रहे हैं तो उसके बेस पे हम नहीं कह सकते कि इसका आकार एकदम त्रिभुजाकार ही है, लेकिन पहले जो क्षेत्र मिले थे उनके आधार पर हम कह सकते हैं कि त्रिभुजाकार था। जम्मू और कश्मीर के मांडा से लेकर दक्षिण के गुजरात में भोगत्रात तक, भोगत्रात ये भोगवन, ये दाइमाबाद गुजरात का जो देखते हैं हम, गुजरात में ये स्थान है भोगत्रात तक, पश्चिम में अफ़गानिस्तान के सूतकांगेडोर से पूर्व में उत्तर प्रदेश के मेरठ तक था, और इसका क्षेत्रफल 12,99,600 वर्ग किलोमीटर था पहले। लेकिन अभी ये चेंज होता जा रहा है, दिन प्रतिदिन चेंज होता जा रहा है। इस तरह यह क्षेत्र आधुनिक पाकिस्तान से तो बड़ा है, लेकिन जो अभी प्रेजेंट में पाकिस्तान है उससे भी बड़ा क्षेत्र है ये सिंधु सभ्यता का। प्राचीन मिस्र और मेसोपोटामिया से भी बड़ा है, जो प्राचीन में मिस्र और मेसोपोटामिया की जो सभ्यताएं थी उनसे भी बड़ा है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमें इसमें दिया गया है कि जो हमें स्थान दिए गए हैं उनकी जो नदियाँ हैं उनसे हमें मैच करना है। तो हड़प्पा किस नदी के तट पर है? हड़प्पा हमारा रावी नदी के तट पर ही है। और सिंधु नदी के तट पर कौन सा है? मोहनजोदड़ो। जब हम मोहनजोदड़ो फिल्म देखते हैं तो उसमें हमें ये क्लियरली पता चलता है कि मोहनजोदड़ो सिंध नदी के तट पर है। लोथल भोगवा नदी के तट पर है गुजरात में, ये हम पीछे उसका डिस्क्रिप्शन में देख चुके हैं, मतलब जो हमने उसका एक्सप्लेनेशन देखा था। कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे, तो इसका मतलब है कि इसका जो पहला ऑप्शन है एक का 1 2 3 4, ये ऑप्शन हमारा एकदम सही है। ये देखिए, अगर आप इसमें देखना चाहते हैं तो यहाँ आपको चित्र में दिया गया है कि ये हमारा हड़प्पा है, इधर हमारा, अगर आप इसको जूम करके देखेंगे स्क्रीनशॉट लेने के बाद तो आपको इसमें ये सारी नदियाँ मिल जाएंगी। अभी ये जूम हो नहीं रहा है, तो यहाँ आपको ये भोगवा वगैरह लोथल भी मिल जाएगा इधर।
भोगवा नदी के किनारे घग्गर। ठीक है, देखते हैं आगे एक्सप्लेनेशन में। हड़प्पा रावी नदी के किनारे, जबकि मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे अवस्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रथम प्रमुख स्थल लोथल, जो वर्तमान में गुजरात में स्थित है, ये भोगवा नदी के किनारे स्थित है। साबरमती नदी का प्राचीन नाम भोगवा है। ठीक है, साबरमती नदी जहाँ से गांधी जी ने नमक यात्रा शुरू की थी। सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के बाएं तट पर स्थित है। ये जो आपको एक्सप्लेनेशन दिया गया है, इसके आधार पर अगर आप इस मैप में ढूंढने की कोशिश करेंगे तो आपको सारे मिल जाएंगे, लेकिन ये अभी जूम हो नहीं रहा है, वरना मैं आपको सारे स्थान दिखा देती। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 24। इसमें हमें क्या दिया गया कि हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत के साक्ष्य कहाँ मिले हैं। तो हड़प्पा सभ्यता में हल से जोते गए साक्ष्य, जैसे ये मान लीजिए हमें एक कोई खेत दिया गया है, लेकिन इसमें जब हल की जो निशान मिले हैं वो हमें इस तरीके से मिले हैं। ठीक है, इसमें हमें जैसे अभी प्रेजेंट में किया जाता है ऐसे ऐसे सिंपली, फिर उसको ऐसे कर दिया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं था, क्योंकि अभी हम मशीनों के ज़रिए करते हैं ट्रैक्टर वगैरह से, लेकिन जब यहाँ किया जाता तो शायद लकड़ी का फाल वगैरह होती होगी, तो इसीलिए वो इसको यहाँ से ले जाके यहाँ से उठा के ना रखते हुए घसीटते हुए ले जाते थे ऐसे करके। ठीक है, तो ये हमें कहाँ मिला है, ये इस तरह का स्ट्रक्चर ये हमें मिला है कालीबंगा में। ठीक है, तो ये हमें कहाँ मिला है, कालीबंगा में, हल के साक्ष्य। कालीबंगा में हवन कुंड, ये भी आपको साइड याद रखने की ज़रूरत है, क्योंकि ये आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। और बलि प्रथा, जोते हुए खेत मतलब हल के साक्ष्य। अलंकृत ईंट, ये भी कई क्वेश्चन में मतलब कई सारे एग्जाम में पूछा गया है कि अलंकृत ईंटों के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो ये मिले हैं कालीबंगा से। भूकंपन, इसके भी साक्ष्य में कहाँ से मिले हैं, ये भी मिले हमें कालीबंगा से। तो कालीबंगा से हमें क्या क्या मिला, एक तो हवन कुंड, एक दूसरा हमें मिला है जोते हुए खेत, इसमें लिख गया है खेल, लेकिन वो खेत है, और मतलब जोते हुए जो खेत मिले हैं उसको हम हल्का साक्ष्य बोल सकते हैं। अलंकृत ईंटें और भूकंपन, यानी कि भूकंप के साक्ष्य कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। सैंधव सभ्यता में ईंटों का अलंकरण, ये हम अभी एक्सप्लेनेशन में देख चुके हैं, और ये क्वेश्चन 2015 में रेलवे में पूछा गया है। तो ये कहाँ से मिले हमें, कालीबंगा से। ठीक है, ये हम देख चुके हैं, ये एक्सप्लेनेशन भी हम पहले ही पढ़ चुके हैं। तो देखते हैं आगे की तरफ। आगे जो हमारा क्वेश्चन दिया है कि मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है। अगर आप उस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन पीछे से देखते सही तरीके से आ रहे हैं तो इसका आंसर आप आसानी से बता सकते हैं कि ये कहाँ स्थित है, सिंध में। सिंध प्रांत, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है मोहनजोदड़ो। ठीक है, मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत का एक पुरातात्विक स्थल है। सिंधु घाटी सभ्यता के अनेक अवशेष यहाँ से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, मोहनजोदड़ो से हमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ क्या मिली है, यहाँ से हमें मिला है स्विमिंग पूल, जिसे हम बृहत स्नानागार भी बोलते हैं। ये आ गया क्वेश्चन। सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार कहाँ पाया गया है, तो ये हमें कहाँ से मिला है, ये हमें मिला है मोहनजोदड़ो से। ठीक है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त बृहत स्नानागार एक प्रमुख स्मारक है, जिसके मध्य स्थित स्नान कुंड, मतलब इसके बीच में जो स्नान कुंड है, इसकी जो चौड़ाई लंबाई दी गई है ये हमें 11.48 मीटर लंबा और 7.01 मीटर चौड़ा है, और जिसकी गहराई कितनी है, 2.43 मीटर गहरा है। जैसे अगर हम ऐसे देखें तो ये इसकी लंबाई है 11.48, और इसकी जो चौड़ाई अगर हम देखें यहाँ से यहाँ तक की जो चौड़ाई, अगर हम इस शेप में इसको बनाते हैं तो बन नहीं रहा सही। इसकी चौड़ाई ये दी गई है और इसकी ये गहराई है वो 2.43। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के रामतुल्य चित्रांकन मिलता है। किस देवता का रामतुल्य चित्रांकन मिलता है, मतलब किस भगवान का मिलता है, तो ये हैं हमारे आद्य शिव हैं। इनका जो चित्रांकन है वो हमें रामतुल्य चित्रांकन के रूप में मिलता है। मतलब कुछ ये जो एक्सप्लेनेशन दिया गया कि कुछ मोहरों पर एक आकृति
जिसे पालती मार कर योगी की मुद्रा में बैठा दिखाया गया है। ठीक है। और कभी कभी जिसे जानवरों से भी घिरा दिखाया गया है, जो आदि शिव अर्थात हिंदू धर्म के प्रमुख देवताओं में से एक का आरंभिक रूप की संज्ञा दी गई है। अब ये विद्वान लोग हैं, किसी को कुछ भी संज्ञा दे सकते हैं और हमें माननी पड़ेगी क्योंकि वो विद्वान हैं। हो सकता है वो रूप राम का हो, कृष्ण का हो, लेकिन उनको आदि शिव का रूप दिया गया तो दिया गया, हमें मानना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में था? अब हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में कौन सा था ये हम देख चुके हैं, ये हमारा लोथल है। ठीक है, लोथल भोगवा नदी के किनारे लोथल। लोथल प्राचीन सिंधु सभ्यता के शहरों में से एक बहुत ही महत्वपूर्ण शहर है। लगभग 2400 ईसा पूर्व पुराना यह शहर भारत के राज्य गुजरात के भाल क्षेत्र में स्थित है। कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के प्राचीन ऐतिहासिक स्थल है। ये हम पहले देख चुके हैं पहले वाले क्वेश्चन में। अब ये रूपनगर एक अति महत्वपूर्ण स्थल है, इसको आप ध्यान से देखिए। नगर का इतिहास, इस जो रूपनगर है इसका इतिहास सिंधु घाटी की सभ्यता तक जाता है। मतलब इससे पहले का रूपनगर सतलज के दक्षिणी किनारे पर बसा है। सतलज नदी की दूसरी ओर शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं। ये भी एक इम्पोर्टेंट साइट्स है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि इसमें हमसे पूछा गया है कि मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? मोहनजोदड़ो उसका एक और अन्य नाम है, तो ये हम देख चुके हैं। इसका जो अन्य नाम है वो है मृतकों का टीला, क्योंकि कंकालों का टीला नहीं है, दासों का टीला, जीवितों का टीला ऐसा कुछ नहीं है। इसमें है मृतकों का टीला, माउंट ऑफ डेड। ठीक, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है हमारा मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो को बाग, सिंध का बाग, मुर्दों का टीला, नखलिस्तान भी कहा जाता है। ये हम देख चुके हैं। तो यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो इसे शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपका देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग टू ऑल।